वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल। सीआरपीसी के रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 322 ऑनवर्ड्स सेक्शन 327। 320 तक ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। जो 321 सेक्शन जो विड्रॉल फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन है उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था जब हम लोग ने सेक्शन 24 किया। तो 24, 301 एंड 321 सेक्शन तीनों हमने इंटरलिंक स्टडी की थी, तो काफ़ी डीप स्टडी हमने वहाँ पर की थी। तो उसको भी आप चेक करना तो आप सेक्शन जो है वीडियो आप सेक्शन 24 के रिगार्डिंग आप वो चेक कर सकते हो। आज हम लोग डिस्कस करें फर्दर सेक्शन के रिगार्डिंग। तो 322 ऑनवर्ड्स सेक्शन 327 जो है वो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, मेन पॉइंट ऑफ व्यू इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन प्री पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप प्लीज ध्यान रखना। यू कांट इग्नोर एनी सेक्शन for pre-point of view, can't ignore, right? So section 322, what he says that procedure in case which magistrate cannot dispose of, like ऐसे केसेस जहां पर मैजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है तो उस सिचुएशंस में मैजिस्ट्रेट क्या करेगा। लाइक सपोज यहाँ पर 322 में लिखा है कि ड्यूरिंग अगर वहां पर इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है इट अपेयर्स फ्रॉम द एविडेंस दैट उसके पास जुरिडिक्शन ही नहीं है उस केस को ट्राई करने की, जहां उस केस को उसने फर्दर कमिट करना है ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट में, या फिर दैट द केस इज वन विच शुड बी ट्राइड और कमिटेड फॉर ट्रायल बाय सम अदर मैजिस्ट्रेट इन द डिस्ट्रिक्ट। जब उसको लगता है कि एविडेंस हमारे पास इतने हैं, हमें लगता है जो इस डिस्ट्रिक्ट में दूसरे मैजिस्ट्रेट के पास इसका जो ट्रायल चलना चाहिए था उसके पास पावर है। द थर्ड पॉइंट द केस शुड बी ट्राइड बाय द सीजीएम। जब उसको लगता है फ्रॉम द एविडेंस दैट कि इस केस को सीजीएम ही ट्राई करेगा, तो वो क्या केस करेगा, मैजिस्ट्रेट अपनी प्रोसीडिंग को स्टे कर देगा। स्टे करने के बाद उस एक रिपोर्ट बनाएगा, ब्रीफ रिपोर्ट बनाने के बाद वो जो केस है वो सीजीएम को फॉरवर्ड कर देगा, जब उस मैजिस्ट्रेट को जो सीजीएम ने डायरेक्शन दी कि इसको फॉरवर्ड कर दो उसके रिगार्डिंग। सेकंड क्लॉज क्या कहती है, मैजिस्ट्रेट टू होम द केस इज सबमिटेड, जिस मैजिस्ट्रेट को सबमिट किया केस उसके पास फर्दर पावर है कि वो खुद भी उसको ट्रायल कर सकता है, जब वो सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को भी एज पर द डायरेक्शन ऑफ द सीजीएम वो उसको फॉरवर्ड कर सकता है केस को ट्रायल करने के लिए। तो ये सेक्शन 322 सिंपल बात कर रहा है। नाउ कम सेक्शन 323 सेक्शन क्या कह रहा है। 323 सेक्शन कहता है प्रोसीजर क्या होगा व्हेन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। जैसे ही मैजिस्ट्रेट के पास केस आता है, सबसे पहले मैजिस्ट्रेट की जो ड्यूटी है वो क्या है, इंक्वायरी करने की कि वेदर द प्रीमा फेसी केस इज मेड आउट और नॉट, कि ये केस बनता भी है कि नहीं बनता। अगर बनता है तो चार्ज लगा देंगे, चार्ज करने के बाद हम लोग ट्रायल कर देंगे। तो क्या होगा, मैजिस्ट्रेट फाइंड्स केस शुड बी कमिटेड। अब उस दौरान ड्यूरिंग इंक्वायरी या ड्यूरिंग ट्रायल उसको लगता है कि यार ये तो केस कमिट करने वाला है सेशन कोर्ट में, तो क्या होगा। 323 सेक्शन क्या कह रहा है, इसका इंटरलिंक स्टडी है सेक्शन 193 एंड सेक्शन 209 ए पॉइंट ए क्लॉज के साथ। जब भी हम बात कर रहे हैं 193 सेक्शन के रिगार्डिंग, तो वहां पर लिखा गया है कि जो डायरेक्ट कॉग्नियंस कभी भी सेशन ट्रायल नहीं ले सकता किसी भी केस के रिगार्डिंग, उसको हमेशा कमिट ही करना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट को केस फर्दर, तभी उसकी वो कॉग्नियंस ले सकता है। 199 सेक्शन कहता है कि डेफामेशन केस ऑफ गवर्नर और प्रेसिडेंट, उन केसेस में चीफ मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, उन केसेस की अगर उनकी डेफामेशन होती है तो ऑन द बेसिस ऑफ द जो कंप्लेंट बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो डायरेक्ट कॉग्नियंस ले सकता है, अदरवाइज किसी भी केस की वो डायरेक्ट कॉग्नियंस नहीं ले सकता। 193 सिंपल बात कर रहा है। 209 ए पॉइंट क्या कहता है कि जब भी कोई मैजिस्ट्रेट के पास केस आता है तो उसको लगता है ट्रायलेबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, तो वो 209 ए में उसको कमिट कर देगा और उसकी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी दे देगा ताकि उस दिन उसको अपेयर होना पड़े। अब बात करें 323 के रिगार्डिंग। यहां पर लिखा है इफ इन एनी इंक्वायरी इनटू एन ऑफेंस और ट्रायल बिफोर अ मैजिस्ट्रेट इट अपेयर्स टू हिम एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग के दौरान अगर उसको अपेयर होता है बिफोर साइनिंग जजमेंट, लेकिन यहां पर बोल लिखा है बिफोर साइनिंग जजमेंट, जजमेंट से पहले उसको अपेयर हो गया, लाइक पब्लिक प्रोसिक्यूटर की एविडेंस कंप्लीट हो गई, डिफेंस विटनेस कंप्लीट हो गया, जजमेंट साइन करने से पहले उसको लगता है अरे ये क्या हुआ, एविडेंस है और इसके अकॉर्डिंग तो ये जो केस है वो कमिट करना पड़ेगा हमें सेशन कोर्ट को, तो भाई आप उसको कमिट कर दो, सिंपल। तो यहाँ पर लिखा है बिफोर साइनिंग जजमेंट अगर उसको अपेयर होता है तो वो कोर्ट ऑफ सेशन को वो कमिट कर देगा और फाइनल डिसीजन जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन उसको लेगा। 324 क्या कहता है, ट्रायल ऑफ पर्सन्स प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट कॉइनेज, स्टैम्प, लॉ और प्रॉपर्टी। वो व्यक्ति, वो दोषी जिसको पहले सजा हो चुकी है किस चैप्टर में, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 ऑफ इंडियन पेनल कोड के रिगार्डिंग, कॉइनेज,
स्टैंप लॉ और प्रॉपर्टी के अंदर उसको ऑलरेडी सजा हो चुकी है और उसके बाद दोबारा से फिर उसने वो ऑफेंस कमिट कर दिया, तो लॉ कहता है कि मैजिस्ट्रेट जिसके पास उसका ट्रायल, अगर उसको ओपिनियन है कि भाई यहां पर जो उसको सजा है वो ज्यादा देनी चाहिए, और यहां पर लिखा है एंड द मैजिस्ट्रेट बिफोर हुम द केस इज पेंडिंग इज सैटिस्फाइड दैट देयर इज अ ग्राउंड फॉर प्रिजम्पशन दैट सच पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस। अगर उसको लगता है मैजिस्ट्रेट को भी ऑलरेडी ये कमिटेड पर्सन है और उसने दोबारा फिर ये ऑफेंस कमिट कर दिया, तो ही शैल बी सेंट फॉर ट्रायल टू द सीजीएम। ही शैल वर्ड लिखा है, इट इज मैंडेटरी कि उसको उस केस को सीजीएम के पास भेजना पड़ेगा या कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेजना पड़ेगा, अनलेस मैजिस्ट्रेट को अगर ये लगता है कि वो कॉम्पिटेंट है to try the case and his opinion that he can himself pass an adequate sentence if the accused is convicted। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई मैं खुद ही adequate sentence उसको दे सकता हूं तो आप उसका ट्रायल कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी ओपिनियन है कि एडिक्वेट सेंटेंस मैं नहीं दे सकता, मेरे पास इतनी पावर नहीं है, बीइंग एज अ मैजिस्ट्रेट मैं 3 साल की सजा दे सकता हूं, तो मेरे पास एडिक्वेट पावर नहीं है उसको ज्यादा सजा देने की, यहाँ पर इस केस में इसको जो पनिशमेंट है वो ज्यादा देनी चाहिए, तो वो सीजीएम को भेज देगा उसे, जहां उसको कोर्ट ऑफ सेशन को वो कमिट कर देगा। तो ये 324 सेक्शन हमारा कह रहा है। अब 324 की सेकंड क्लॉज ये कहती है व्हेन एनी पर्सन इज सेंट फॉर ट्रायल टू सीजीएम, जब किसी व्यक्ति को सीजीएम के पास भेजा जाता है, जहां कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेजता है ट्राई करने के लिए, तो एनी अदर पर्सन्स अक्यूज्ड को जॉइंटली, दैट मीन्स को अक्यूज्ड, जो उस व्यक्ति के साथ को अक्यूज्ड होते हैं उनको भी हम लोग साथ में भेज देंगे। अगर हमें लगता है कि भाई इन्होंने भी ये ऑफेंस कमिट किया है, तो डेफिनेटली को उसका जो ट्रायल था वो तो एक ही चलेगा। तो अगर हम 324 में जो पर्सन जिसने सेकंड ऑफेंस कमिट किया उसको हम उसका केस हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो उसके जो को अक्यूज्ड है उनका केस भी हम लोग फॉरवर्ड ही करेंगे सेक्शन 324 में। 325 क्या कह रहा है, प्रोसीजर क्या होगा व्हेन मैजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सेंटेंस सफिशिएंटली। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है भाई मेरे पास इतनी पावर ही नहीं है, मुझे इस केस में 5 साल की सजा देनी है, 3 साल कम है, तो उसको केस को फॉरवर्ड कर देगा सीजीएम को। तो 325 से इतनी सी बात कर रहा है, जब अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई यहां पर मेरी पावर कम पड़ रही है सजा देने की, लेकिन इस केस में उसको सजा ज्यादा देनी चाहिए, तो वो केस को सीजीएम को दे देगा। यहां पर लिखा है व्हेन अ मैजिस्ट्रेट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द अक्यूज्ड इज गिल्टी एंड ही ought to be receive a punishment different in kind from or more severe than that which such magistrate is empowered to inflict। such magistrate is empowered, जो मुझे पावर दी गई है उससे ज्यादा उससे स्वेर उसको पनिशमेंट देनी होगी। तो बीइंग अ मैजिस्ट्रेट, जब वो सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट है, अगर उसको लगता है कि इस केस में उसको 306 में उसको बॉन्ड चाहिए, तो वो क्या करेगा, ही में रिकॉर्ड द ओपिनियन, वो अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा, अपनी ओपिनियन लेटर में लिखेगा और सबमिट कर देगा सारी प्रोसीडिंग किसको, सीजीएम को। अब वो सीजीएम जो है वो उसको पनिश करेगा। सेकंड क्लॉज सेज व्हेन मोर अक्यूज्ड देन वन आर बीइंग ट्राइड टुगेदर, अगर इससे ज्यादा अक्यूज जो उनको ट्राई किया जा रहा है एक ही ट्राई में, तो मैजिस्ट्रेट कंसिडर नेसेसिटी टू प्रोसीड अंडर सबसेक्शन 1, और मैजिस्ट्रेट को किसी एक व्यक्ति के अगेंस्ट सेक्शन 325 में प्रोसीड करना है। इन रिगार्ड टू एनी ऑफ सच अक्यूज ही शैल फॉरवर्ड ऑल अक्यूज्ड, तो वो सभी अक्यूज को फॉरवर्ड कर देगा हु आर इन हिज ओपिनियन गिल्टी। अगर उनको लगता है भाई ये सारे गिल्टी हैं लेकिन एक को ज्यादा पनिशमेंट चाहिए, तो सभी को सेंड कर देगा, राइट। क्योंकि चार्ज हम लोग उसी व्यक्ति के अगेंस्ट हम लोग चार्ज फ्रेम करते हैं जिस व्यक्ति का हमें पता है कि हाँ इसने ऑफेंस कमिट किया है, जिस व्यक्ति के अगेंस्ट प्रीमा फसाया केस प्रूफ हो जाता है, सिर्फ उसी पर्सन के अगेंस्ट हम लोग चार्ज फ्रेम करते हैं। अगर हमें पता है कि इसने ऑफेंस नहीं कमिट किया तो हम लोग उसके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम करेंगे, उसको डिस्चार्ज कर देंगे। तो ये वहां पर लिखा गया है। थर्ड क्लॉज सेज द सीजीएम टू हुम द प्रोसीडिंग्स आर सबमिटेड मे इफ इट थिंक फिट एग्जामिन द पार्टी। जब सीजीएम को हमें केस भेज दिया, वो एग्जामिन करेगा पार्टीज को, रिकॉल करेगा और एग्जामिन करेगा किसी भी विटनेस को who had already given evidence in the case, जो ऑलरेडी नीचे वाली कोर्ट में एविडेंस दे चुका है। अगर सीजीएम को लगता है उसको दोबारा से हमने एग्जामिन करना है, उसको समन इशू कर देगा, उसको एग्जामिन करेगा, री एग्जामिन करेगा, क्रॉस एग्जामिन उसका दोबारा से फिर से होगा। तो ये प्रोसीजर है। 326 क्या कह रहा है, इट सेज conviction or commitment on evidence partly recorded by one magistrate and partly by another। ऐसी सिचुएशन जहां पर एक मैजिस्ट्रेट उसको ट्राई कर रहा है लेकिन बाद में हाई कोर्ट द्वारा उस कोर्ट को सीज कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है,
और उसके जो केसेस हैं वो दूसरे मैजिस्ट्रेट को हैंड ओवर कर दिए जाते हैं। अब जो दूसरा मैजिस्ट्रेट है वो कहां से वो उस केस को शुरू करेगा, जहां से पहले वाले मैजिस्ट्रेट ने खत्म किया था। अगर फर्स्ट मैजिस्ट्रेट ने दो विटनेस एग्जामिन किए हैं, उसका क्रॉस हो चुका है, तो अगर उस कोड को खत्म कर दिया गया हाईकोर्ट द्वारा, तो वो केसेस दूसरे मैजिस्ट्रेट को हैंड ओवर कर दिए गए हैं। तो मैजिस्ट्रेट जो है वो दो ऑलरेडी एग्जामिन जो हो चुके हैं, उनकी पावर है, जो सक्सीडेड मैजिस्ट्रेट होगा वो दोबारा से भी एग्जामिन कर सकता है, या फिर वहां से वो शुरू करेगा, थर्ड विटनेस को कॉल करेगा। यहां पर लिखा है whenever any judge or magistrate after having heard and recorded the whole or any part of the evidence in any inquiry or trial, अगर वो होल या पूरी या पार्टली उसको कोई एविडेंस रिकॉर्ड करता है, ceases to have jurisdiction, उसकी जुरिस्डिक्शन खत्म कर दी जाती है हाई कोर्ट द्वारा, and is succeeded by another judge, और उसकी पावर किसी दूसरे जज को दी जाती है, and is succeeded by another who has or who exercises such jurisdiction, the judge और मैजिस्ट्रेट जो उसको सक्सीड कर रहा है, एक्ट ऑन द एविडेंस, वो पहले वाले मैजिस्ट्रेट के रिकॉर्ड की गई एविडेंस को ऊपर रिलाई करेगा और उस वहां से वो केस को फर्दर आगे स्टार्ट कर देगा। प्रोवाइडेड दैट द सक्सीडिंग मैजिस्ट्रेट इज द ओपिनियन कि जो पहले एग्जामिन हो चुके हैं विटनेस, उनको मुझे दोबारा एग्जामिन करना है, दोबारा से फिर उसको वो समन करेगा, रीसमन करेगा, उसका एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, री एग्जामिनेशन वो दोबारा से कर सकता है, उसके पास फर्दर पावर्स हैं, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस सिर्फ ओनली, राइट। सेकंड क्लॉज सेज when a case is transferred under the proviso of this code from one judge to another judge and from one magistrate to another magistrate, the former shall be deemed to have exercised the cease to have jurisdiction. लॉ कहता है अगर पहले मैजिस्ट्रेट से केस को दूसरे मैजिस्ट्रेट को हैंड ओवर किया जाता है, तो पहले वाला जो मैजिस्ट्रेट है, हम लोग ये मान के चलेंगे कि 326 में वो उसकी पावर जो है वो सीज हो गई, तो उसके ऊपर भी सेम 326 का प्रोसीजर अप्लाई होगा। और सेकंड मैजिस्ट्रेट जो है जिसको हैंड ओवर किया गया है केस, उसके पास पावर आ जाती है कि वो केस को दोबारा से वो एग्जामिन कर सकता है, किसी विटनेस को री एग्जामिन कर सकता है, जब उसके फर्दर भी हम लोग जो है वो प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड क्लॉज से कि ये जो 326 है ये समरी ट्रायल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, जहां 322 सेक्शन या 325 सेक्शन के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। दीज आर द एक्सेप्शन ऑफ दिस सेक्शन। तो ये समरी ट्रायल पर 322 सेक्शन या 325 सेक्शन के ऊपर बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। देन द लास्ट सेक्शन 327 दैट इज कोर्ट टू बी ओपन। अब कोर्ट टू बी ओपन का मतलब क्या है कि कोर्ट जो है वो अदालतें वो खुली होनी चाहिए, उनके गेट खुले होने चाहिए? नो, इसका मतलब ये है एक आम पब्लिक को असेस करने की पावर देना। जब भी कोई केस जो है वो कोर्ट में उसका ट्रायल स्टार्ट होगा, तो जनरली इट इज ओपन टू द पब्लिक के लिए वो ओपन होगा, कोई भी पब्लिक वहां पर आगे बैठ सकती है, उसकी प्रोसीडिंग को सुन सकती है, रिकॉर्ड कर सकती है। 327 says the place in which any criminal court is held for the purpose of inquiring or trying any offense shall be deemed to be an open court। हम सभी कोर्ट को ओपन कोर्ट मान के चलते हैं, और ये प्रिज्यूम है कि अगर वो ओपन कोर्ट है तो पब्लिक जनरली वहां पर असेस कर सकती है, प्रोवाइडेड अगर वहां पर प्रिजाइडिंग जज मैजिस्ट्रेट को लगता है फिट थिंक फिट कि किसी भी स्टेज पर किसी व्यक्ति को हम लोगों को असेस करने की वहां से पावर नहीं हम उसको देंगे, तो उसको वो मना कर सकता है जज या मैजिस्ट्रेट की, भैया आप असेस नहीं कर सकते, आप बाहर चलो। मुझे लगता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस यू आर नॉट बी अलाउड टू सिट इन द कोर्ट, आप बाहर चलो वहां से। तो वो कोर्ट के पास पावर है, वो जज के पास पावर है, वो किसी भी व्यक्ति को अलाउ कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को वो कोर्ट से बाहर निकाल सकती है। सेकेंड क्लॉज सेज कि जो रेप केसेस होते हैं, राइट, वो ज़्यादातर कैमरा प्रोसीडिंग में होंगे, और नेचुरली है उन केसेस में पब्लिक को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा, असेस करने की पावर नहीं है। इट इज मैंडेटरी इन नेचर, इट इज मैंडेटरी दैट ऑल द केसेस रेप केसेस जो है इट शुड बी हेल्ड इन कैमरा प्रोसीडिंग, वो कैमरा प्रोसीडिंग में होगा, प्रोवाइडेड दैट जो प्रिसाइडिंग जज होगा मे फिट थिंक फिट और एप्लीकेशन में जो अगर कोई भी पर्सन पार्टीज एप्लीकेशन लगाती है कि सर ये कैमरा प्रोसीडिंग है लेकिन ये व्यक्ति को आप अलाउ कर दो, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस वो किसी भी व्यक्ति को अलाउ कर सकता है। अदरवाइज कैमरा प्रोसीडिंग में, राइट, दोनों पार्टीज उनके जो कॉन्सल्स होंगे सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया जाता है, लेकिन इस प्रोवाइजो में लिखा गया है कि अगर जज को अगर आप एप्लीकेशन लगाते हो कि सर इसको भी अलाउ कर दो इस कैमरा प्रोसीडिंग में अटेंड करने की, तो वो अलाउ कर सकता है। लाइक लड़की जो विक्टिम है उसकी मदर को अलाउ कर दो, उसके फादर को अलाउ कर दो, उसके ब्रदर को अलाउ कर सकते हो, तो ये प्रोवाइजो में फॉलो करता है। नाउ
2009 में यहाँ पे मेंशन कर दिया कि 2009 की अमेंडमेंट थी, वहां पर लिखा है जो कैमरा प्रोसीडिंग होगी वो एक वुमन जज और मैजिस्ट्रेट ही उसको प्रिजाइड करेगा, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि सेशन कोर्ट में जो स्पेशल कोर्ट होती है जहाँ पर रेप केसेस जो है वो जिनका ट्रायल चलता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर प्रिजाइडिंग जज हमेशा वो वुमन ही हो। तो कई बार ऐसा सिचुएशन आया कि वहाँ पर कोई फीमेल मैजिस्ट्रेट है ही नहीं, तो क्या होगा, फीमेल जज ही नहीं है तो क्या होगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड क्लॉज सेज वेयर एनी प्रोसीडिंग्स आर हेल्ड इन सबसेक्शन 2, अगर कोई भी प्रोसीडिंग की कैमरा प्रोसीडिंग होगी, इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर एनी पर्सन की उसको प्रिंट कर दे, पब्लिश कर दे न्यूज़पेपर में, ये पॉसिबल नहीं होगा एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। कोर्ट की परमिशन से आप उसको प्रिंट कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो, ये अलाउ किया जा सकता है। प्रोवाइजो फर्दर ऐड कर दी वहां पर 2009 में कि यहाँ पर बैन किया गया प्रिंटिंग को और पब्लिकेशन को, ट्रायल प्रोसीडिंग को, इन रिलेशन टू एन ऑफेंस ऑफ रेप ऑनली। लेकिन उस बैन को हम लोग लिफ्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कि भी उसका जो विक्टिम का नाम होगा वो नाम और एड्रेस वो कॉन्फिडेंशियल रखना होगा। इसीलिए पब्लिश करने के टाइम पे हम लोग ये वर्ड लेते हैं एक्स और वाई, उसका नाम डायरेक्टली हम मेंशन नहीं करते, तो इसलिए उसका नाम कॉन्फिडेंशियल और एड्रेस कॉन्फिडेंशियल हमको रखना होता है, उनका चेहरा छुपाना होता है, उनकी आइडेंटिफिकेशन को हम लोग को छुपानी पड़ती है, ये अलाउ कर सकती है, तभी आप उसको प्रिंट और पब्लिश कर सकते हो। So this is all about section 322 up to section 327. In case of any doubt, in case of any problem, please आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।